कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज में आपका स्वागत है। आज 28 दिसंबर 2025 है और हम पिछले 2 दिनों की देश भर की अदालतों से आई सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों पर एक गहरी नजर डालेंगे। बिल्कुल, आज की चर्चा का दायरा बहुत बड़ा है। एक तरफ हम देखेंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट पर्यावरण और आम आदमी के हकों के लिए एक संरक्षक की भूमिका में आगे आ रहा है, और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी की वो नई चुनौतियां भी हैं। जी, जहां अदालतें हमारी डिजिटल पहचान और कह सकते हैं हमारी इज्जत को बचाने के लिए नए नियम गढ़ रही हैं। हाँ, मतलब आज की बातचीत में उन्नाव रेप केस की सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई से लेकर अरावली को बचाने के लिए जो न्यायपालिका और सरकार का साझा एक्शन है वो भी है, और साथ ही डीप फेक और पर्सनालिटी राइट्स की वो लड़ाई जो अब सिर्फ सितारों की नहीं बल्कि हम सबकी बन गई है। तो चलिए शुरू करते हैं इस विश्लेषण को। शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट की असाधारण सक्रियता से। उन्नाव रेप केस में एक बहुत बड़ा मोड़ आया है। जी, वो है सुप्रीम कोर्ट का रिएक्शन। हाँ बिल्कुल। अदालत इस समय छुट्टियों पर है, लेकिन उसके बावजूद 29 दिसंबर को मतलब कल एक स्पेशल वेकेशन बेंच इस अपील पर सुनवाई करेगी। ये तो बहुत ही दुर्लभ होता है। बहुत दुर्लभ। ये दिखाता है कि न्यायपालिका इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रही है। सीबीआई का तर्क भी मतलब बहुत साफ है। क्या तर्क है उनका? उनका कहना है कि हाईकोर्ट ने निचली अदालत के उन ठोस सबूतों और निष्कर्षों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जिनके आधार पर सिंगर को दोषी ठहराया गया था। अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट का तुरंत सुनवाई करना ये संकेत देता है कि शायद वो पहली नजर में हाई कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है। और ये जो सक्रियता है ये सिर्फ क्रिमिनल मामलों तक ही सीमित नहीं दिख रही है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। घर खरीदारों के लिए भी एक बहुत बड़ी खबर आई है सुपरटेक के सुपरनोवा प्रोजेक्ट के मामले में। जी, और वहाँ तो अदालत ने अब कह सकते अपना ब्रह्मास्त्र ही इस्तेमाल कर लिया। ब्रह्मास्त्र? संविधान का अनुच्छेद 142। अच्छा, अनुच्छेद 142। हाँ, आसान भाषा में कहें तो ये सुप्रीम कोर्ट की वो खास शक्ति है जब वो कहती है सारे नियम कानून अपनी जगह, लेकिन यहाँ सरासर नाइंसाफी हो रही है और इसे हम अभी और इसी वक्त ठीक करेंगे। और उन्होंने प्रोजेक्ट को पूरा करने का आदेश दिया है। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आता है, इस ब्रह्मास्त्र की जरूरत पड़ी ही क्यों? क्या ये मतलब रेरा जैसे जो रेगुलेटर्स हैं उनकी नाकामी नहीं दिखाता? आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया। देखिए, ये फैसला हजारों घर खरीदारों के लिए राहत तो है, पर ये सिस्टम की एक बहुत बड़ी नाकामी को भी उजागर करता है। जब बिल्डर, रेरा और दूसरी सरकारी एजेंसियां सालों तक लोगों को न्याय नहीं दिला पाती, तब सुप्रीम कोर्ट को सीधे दखल देना पड़ता है। तो ये एक ट्रेंड बनता जा रहा है। हाँ, एक ट्रेंड बनता जा रहा है जो बताता है कि जमीनी स्तर पर सिस्टम में कहीं न कहीं कोई बड़ी गड़बड़ी है। तो एक तरफ देश की सबसे बड़ी अदालत लोगों के घरों को बचा रही है और दूसरी तरफ हमारे प्राकृतिक घर यानी पर्यावरण को भी। सही कहा। अरावली पहाड़ियों का मामला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया है, सुओ मोटो। अच्छा, मतलब किसी ने याचिका नहीं डाली, कोर्ट ने खुद ही मामला उठा लिया? जी बिल्कुल। अदालत ने खुद अखबारों में छपी खबरों और मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे उठाया। कोर्ट ने कहा ये मामला इतना जरूरी है कि हम किसी के आने का इंतजार नहीं कर सकते, हम खुद इसकी सुनवाई करेंगे। तो अब कोर्ट क्या करेगा इसमें? अब अदालत अरावली रेंज की परिभाषा तय करेगी ताकि कोई भी मतलब कानूनी दांव पैंच का फायदा उठाकर वहां खनन या निर्माण न कर सके। और दिलचस्प बात यह है कि इस बार अदालत अकेली नहीं है, केंद्र सरकार भी इस पे एक्शन मोड में दिख रही है। जी, और ये एक बहुत ही सकारात्मक तालमेल है जो कम ही देखने को मिलता है। सही बात है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से ठीक पहले केंद्र सरकार ने दिल्ली एनसीआर से लेकर गुजरात तक फैली पूरी अरावली रेंज में नए खनन पट्टों के आवंटन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। तो ये दिखाता है कि जब देश की सबसे बड़ी अदालत पर्यावरण को लेकर सख्त होती है तो सरकार पर भी सही कदम उठाने का दबाव बनता है। बिल्कुल, ये न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच एक दुर्लभ तालमेल है जो अरावली के भविष्य के लिए बहुत अच्छा संकेत है। और पर्यावरण को लेकर यह सख्ती सिर्फ दिल्ली या सुप्रीम कोर्ट तक ही नहीं है, पंजाब से भी एक बहुत बड़ा फैसला आया है। हाँ, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य में जो खतरनाक स्तर तक जंगल घट रहे हैं उसको देखते हुए पेड़ों की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। पूर्ण प्रतिबंध मतलब पूरी तरह से रोक? जी, पूरी तरह से। अब कुछ लोग सवाल उठा सकते हैं कि क्या इससे विकास के काम रुक जाएंगे, लेकिन अदालत का रुख साफ है। जब हालात इतने बिगड़ जाएं तो ऐसे ही कड़े कदमों की जरूरत होती है। बिल्कुल, ये फैसला दिखाता है कि हाई कोर्ट भी स्थानीय पर्यावरण की चुनौतियों को लेकर
कितने गंभीर और सक्रिय हो गए हैं। तो एक तरफ अदालतें हमारा भौतिक पर्यावरण को बचाने की जंग लड़ रही हैं और दूसरी तरफ एक बिल्कुल नया मोर्चा खुल गया, हमारी डिजिटल पहचान का। हाँ, हमारी डिजिटल पहचान और गरिमा को बचाने का। गायक जुबिन नौटियाल का दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचना इसी का एक हिस्सा है ना? ये मामला अब सिर्फ कुछ सितारों तक सीमित नहीं रहा। पहले पर्सनालिटी राइट्स का मतलब होता था कि कोई आपकी तस्वीर विज्ञापन में बिना पूछे इस्तेमाल ना कर ले। पर अब एआई के दौर में कोई भी आपकी आवाज की नकल करके गाना बना सकता है, आपके चेहरे को किसी भी आपत्तिजनक वीडियो पे लगा सकता है। ये तो बहुत डरावना है। बिल्कुल। तो अब ये लड़ाई सिर्फ पैसे की नहीं बल्कि आपकी इज्जत और पहचान की बन गई है। अमिताभ बच्चन और आर माधवन के बाद जुबिन नौटियाल का केस इस बात को और पुख्ता करता है कि अदालतों को अब इस डिजिटल दुनिया के लिए नए सिरे से नियम बनाने होंगे। और इसी से जुड़ा अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी का मामला तो और भी ज्यादा गंभीर है, जहां एआई डीप फेक का इस्तेमाल किया गया। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पर जो रुख अपनाया है वो भविष्य के लिए एक मिसाल बनेगा। क्या कहा है कोर्ट ने? अदालत ने शिल्पा शेट्टी की एआई से बनी डीपफेक तस्वीरों को बेहद परेशान करने वाला कहा और उन्हें तुरंत हटाने का आदेश दिया। अच्छा। कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि किसी भी महिला की गरिमा और निजता से खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जा सकती, चाहे माध्यम कोई भी हो। ये फैसला डिजिटल स्पेस में महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक बहुत मजबूत कानूनी ढाल का काम करेगा। बिल्कुल करेगा। इन बड़े तकनीकी और पर्यावरण के मुद्दों के अलावा अदालतें हर रोज हमारे समाज के जो जटिल ताने बाने हैं उनसे जुड़े मामलों से भी जूझती हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट की शादी के झांसे को लेकर की गई टिप्पणी। और ये सिर्फ एक कानूनी टिप्पणी नहीं है, ये एक तरह का सामाजिक आईना है। जब अदालत कहती है कि शादी का झांसा देकर महिलाओं का शोषण समाज के लिए खतरा है और इसे रोका जाना चाहिए, तो वो कानून की किताबों से बाहर निकलकर समाज की एक कड़वी सच्चाई पर उंगली उठा रही है। ये दिखाता है कि अदालतें कानून की व्याख्या के साथ साथ सामाजिक सुधार की जिम्मेदारी को लेकर भी कितनी चिंतित हैं। जी। लेकिन फिर सिक्के का दूसरा पहलू भी है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने एक दहेज उत्पीड़न का मामला ही रद्द कर दिया। हाँ, ये कहते हुए कि कानून का दुरुपयोग हुआ है। तो यहाँ अदालतें एक बहुत ही मुश्किल संतुलन कैसे बनाती हैं? ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है और यही अदालत का असली काम है। इस मामले में कोर्ट ने पाया कि एफआईआर पति की दूसरी शादी के बाद असली उत्पीड़न की वजह से नहीं बल्कि बदले की भावना से दर्ज कराई गई थी। अच्छा, बदले की भावना से। जी। तो अदालत का काम है कि वो दहेज जैसे गंभीर अपराधों के असली पीड़ितों को सुरक्षा दे, लेकिन साथ ही ये भी सुनिश्चित करे कि इन सख्त कानूनों का इस्तेमाल किसी को परेशान करने या व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए न हो। हर मामले को उसके तथ्यों पर परखना होता है। बिल्कुल, तथ्यों और मंशा दोनों की कसौटी पर। और एक और फैसला जिसने मेरा ध्यान खींचा वो नाबालिगों से जुड़े कानून को लेकर है। दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत अगर किसी नाबालिग को बरी कर दिया जाता है तो उसके खिलाफ अपील नहीं हो सकती। जी। लेकिन क्या इससे पीड़ित के अधिकारों का हनन नहीं होता? अगर उन्हें लगता है कि फैसला गलत है तो उनके पास कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। ये सवाल बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें जेजे एक्ट के मूल उद्देश्य को समझना होगा। और वो क्या है? ये कानून दंडात्मक कम और सुधारात्मक ज्यादा है। इसका मकसद बच्चे को सजा देकर एक अपराधी बनाना नहीं बल्कि उसे सुधार का मौका देकर समाज की मुख्य धारा में वापस लाना है। अच्छा। इसीलिए इसकी प्रक्रिया सामान्य आपराधिक कानूनों से अलग रखी गई है। अदालत का मानना है कि बार बार अपील और मुकदमों का जो सिलसिला है वो एक नाबालिग के सुधार की प्रक्रिया में बाधा डाल सकता है। हाँ, ये एक मुश्किल संतुलन है, लेकिन कानून का झुकाव बच्चे के भविष्य को बचाने की तरफ ज्यादा है। सही कहा आपने। और आखिर में दो मामले जो अलग अलग क्षेत्रों में जवाबदेही तय करने की बात करते हैं। एक तरफ उड़ीसा में एक पूर्व आईएएस अधिकारी को 12वीं बार सजा हुई है। जी, ये ORHDC घोटाले से जुड़ा मामला है। पूर्व आईएएस विनोद कुमार को 3 साल की जेल हुई है। बार बार सजा होना क्या दिखाता है? ये केस इस बात का सबूत है कि कानूनी प्रक्रिया भले ही धीमी हो, लेकिन जब मामला सार्वजनिक धन के गबन का हो तो कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और देर सवेर जवाबदेही तय होती ही है। और दूसरी तरफ मनोरंजन जगत से जुड़ी एक दुखद घटना जिसमें पुष्पा 2 फिल्म के प्रमोशन के दौरान भगदड़ हुई थी। हाँ। उसकी चार्जशीट में अभिनेता अल्लू अर्जुन का नाम भी है। जी, और ये मामला सेलिब्रिटी और आयोजकों की जिम्मेदारी पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। कैसे? देखिए, जब कोई बड़ा सितारा किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होता है तो भारी भीड़ का आना तय होता है। ऐसे में सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन की जिम्मेदारी किसकी है?
चार्जशीट में अल्लू अर्जुन समेत 23 लोगों का नाम होना ये दिखाता है कि पुलिस सिर्फ आयोजकों को ही नहीं बल्कि उन चेहरों को भी जिम्मेदार मान रही है जिनकी वजह से भीड़ इकट्ठा होती है। तो इस केस का नतीजा भविष्य में ऐसे आयोजनों के लिए एक गाइडलाइन तय कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। तो आज की चर्चा से ये साफ है कि अदालतें सिर्फ पुराने कानूनों की व्याख्या नहीं कर रही, बल्कि पर्यावरण के संकट से लेकर टेक्नोलॉजी की चुनौतियों तक हर नए मोर्चे पर एक लीडर की तरह काम कर रही हैं। बिल्कुल। उन्नाव मामले में सुप्रीम कोर्ट की तत्परता, अरावली पर स्वतः संज्ञान और डीप फेक पर वो सख्त रुख, हाँ, ये सब दिखाता है कि न्यायपालिका अब सिर्फ एक रेफरी नहीं है बल्कि एक सक्रिय प्रहरी की भूमिका निभा रही है। वो उन खतरों को पहले ही भांप रही है जिनके बारे में समाज ने शायद अभी सोचना ही शुरू किया है। ये थी कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज की आज की विस्तृत चर्चा। सुनने के लिए धन्यवाद। और जाते जाते एक विचार, आज की इन सभी खबरों को अगर एक साथ रखकर देखें तो एक सवाल मन में आता है, क्या न्यायपालिका की भूमिका अब पारंपरिक मामलों को सुलझाने से कहीं आगे निकल चुकी है? क्या भविष्य में हमें अदालतों को सिर्फ कानून के व्याख्याकार के तौर पर नहीं बल्कि समाज के हर नए मोड़ पर, चाहे वो तकनीक हो, पर्यावरण हो या बदलते रिश्ते, एक सक्रिय संरक्षक के रूप में देखना होगा जिसकी जिम्मेदारी भविष्य को आकार देना भी